नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिसर्च क्रिएटिविटी में। आज हम आपके सामने अपनी कक्षा के अंदर पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण प्रदूषण इसके विषय में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो लेकर के आए हैं, जिसमें उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व इस चीज़ से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसके उद्देश्य में यहाँ देखते हैं तबलिसी सम्मेलन यूनेस्को व UNAEP 1977 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर उद्देश्य बताए हैं दो प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं इनके अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने 5 बिंदुओं के ऊपर बताया उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जागरूकता। जब व्यक्ति जागरूक होता है किसी भी चीज के प्रति, तब जाकर के वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है और क्रियाएं करता है। तो हर चीज के लिए वहां पर जागरूक होना बहुत आवश्यक है, और पर्यावरण के लिए तो विशेष तौर पर, क्योंकि पर्यावरण में हमारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। तो वहां पर पर्यावरण के प्रति जागरूक हर नागरिक को होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के विषय में यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर ज्ञान। जब तक ज्ञान या बोध या जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसके प्रति, किसी भी चीज के प्रति जागरूक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का या बोध का, एक ऐसी जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि पर्यावरण को हमें अच्छे से अच्छा, बेहतर यानी संरक्षण कैसे दिया जाए, उसे संरक्षित कैसे किया जाए, इस चीज के प्रति हमें यहाँ पर ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति जो है वो जागरूक हो जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर सहभागिता वो चीज होती है जहां हम किसी का बराबर भाग, समान हिस्सा हो, समान भाग हो, समान सहयोग हो, ये भावना होती है। अब प्रकृति से हम लेते हैं तो मनुष्य का भी दायित्व बनता है कि वो भी प्रकृति को कुछ दे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना प्रकृति के संभव है ही नहीं। जब प्रकृति के बिना संभव नहीं है तो मनुष्य को भी सहभागिता करनी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, तो उस प्रकृति के अंदर मनुष्य की सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है, और इसका ज्ञान होना मनुष्य को बहुत जरूरी है। तो जब ये सहभागिता होगी तब उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी, तो वो अपने आप ही जागरूक होता चला जाएगा। फिर देखते हैं हम यहाँ पर अभिवृद्धि वो चीज होती है कि हमारी संवेदनशीलता क्यों है, किसके लिए है, किसके प्रति है। हमारी संवेदनशीलता हमारे परिवार के प्रति होती है। हमारा बच्चा कैसा है, ये सुरक्षित रहे, इसका फ्यूचर हम जानने की कोशिश करते हैं कि सही रहे, सलामत रहे, अच्छा बने, बेहतर बने, समाज में ऊंचा स्थान पर एक प्राप्त करे वो। तो ये क्या होता है कि संवेदनशीलता होती है। अब वो संवेदनशीलता की यानी कि अभिवृद्धि होती है, तो उस संवेदनशीलता को हम जब देखते हैं तो फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं। जब फ्यूचर हमने ही खुद खराब कर दिया उसका, पर्यावरण को खराब करके, तो फिर वहां संवेदनशीलता हमारी क्या है, वो तो बेकार हो गई। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये अभिवृत्ति हमें अपने बच्चे को जैसे लेकर के जाती है, तो प्रकृति की तरफ भी लेकर के जाना चाहिए। प्रकृति को भी उसी तरीके से हमें समझना चाहिए। वो भी हमारे लिए, वो भी बहुत कोमल है, उसको भी हमें देना है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी उसे बहुत कुछ देना है। तो वहां पर उसी तरीके से हमें यहाँ पर उसकी सहभागिता यहाँ पर देखनी है। अभिवृत्ति एक ऐसी संवेदनशीलता हमें जागृत करनी है। संवेदनशीलता होगी तब हम प्रकृति के अंदर सहभागिता कर पाएंगे। जब सहभागिता कर पाएंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, तो जागरूकता आएगी। फिर देखते हैं यहाँ पर कौशल यानी कि एक ऐसा स्किल जो हमें विकास की तरफ ले जाता है, हमें एक दक्ष बनाता है। उन कौशल के माध्यम से हम ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं कि किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं। कौशल का दूसरा नाम होता है विकास करना। विकास करने का मतलब ये है कि हम अपनी उस प्रकृति को, अपने उस पर्यावरण को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जहां हम उससे सुरक्षित हैं। हम वायु ले रहे हैं, हम भूमि ले रहे हैं, हम अब हर तरह से अपना जीवन उपयोगी बना रहे हैं। तो वो कौशल किस तरीके से हम उसको अच्छा बना रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो वहां पर विकसित रूप से यानी कौशल का आना, कौशल जब आएगा हमारा, यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, कौशल आएगा, कौशल से अभिवृत्ति यानी संवेदनशीलता जो हमारे अंदर प्रकट होंगी। जब संवेदनशीलता प्रकट होगी तो सहभागिता उसके अंदर आएगी, तो हम किसी को यानी प्रकृति को देने की हम एक उम्मीद रखते हैं। और फिर जब सहभागिता होगी तो फिर उसमें ज्ञान की वृद्धि हुई, ज्ञान आया, बुद्धि आई हमारे अंदर, सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर आई। जब ज्ञान आ गया तो हमारे यहाँ ये जागरूक हम अपने आप हो गए। तो यहाँ पर ये एक उद्देश्य थे इसके, यहाँ पर तबलिसी और सम्मेलन यूनेस्को व UNAEP 1977 के अकॉर्डिंग। अब दूसरा हम देखते हैं NCERT एवं विश्व बैंक के अनुसार इन्होंने क्या उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने उद्देश्य बताए हैं वृक्ष जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी कि वृक्ष और जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान करना, यानी कि एक ऐसी खोज करना कि हमारे लिए ये आवश्यक क्यों है, और ये आवश्यक है
तो इसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, इस चीज़ के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना, अनुसंधान करना, खोजें करना। दूसरा बताया है इसमें पेयजल समस्या का निवारण करना। पेयजल समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। पहले पानी बहुत हुआ करता था, पानी आज भी हमारी पृथ्वी पर बहुत है, लेकिन पीने लायक मात्रा में जो पानी है वो केवल 3% पानी है हमारे पीने लायक। तो हम उस पानी को भी कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि आधुनिकता का समय है, वहाँ पर क्या होता है, पानी समर लगी हुई है, हर घर में लगी हुई है। तो वहाँ जब समर लगी हुई है तो उस चीज़ को, पानी को, शाम का टाइम आया तो पानी पाइप लगाया और अंधाधुंध पानी का इस तरीके से बहाव किया जाता है कि उसकी कितनी बर्बादी की जाती है। हम नहीं सोचते हैं कि हम कितना बड़ा संकट अपने लिए ले रहे हैं। अपने लिए ही छोड़ो, हम तो चले जाएंगे दुनिया से, हम अपने बच्चों के लिए ये संकट छोड़ करके जाएंगे, तो वहाँ पानी की बर्बादी नहीं होना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि पेयजल समस्या का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, हमें बर्बादी नहीं करनी, इस विषय में हमें बताना ये एक उद्देश्य है। हर नागरिक को बताना उसका ये दायित्व है, उसका ये कर्तव्य है कि ये पानी क्या है हमारे लिए, जल ही जीवन है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो वहाँ पर उस चीज़ की अहमियत क्या है, उस चीज़ से परिचित कराना। फिर देखते हैं भूजल प्रदूषण को निरंतर मान्य स्तर तक लाना। भूजल, जब हम पेयजल की समस्या को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो भूजल की समस्या को कैसे समझ पाएंगे। तो यही आवश्यक है कि पेयजल संकट का जो निवारण है कैसे किया जाए, इसको समझना। और जो भूजल स्तर है वो नीचे चला गया है, जैसा अभी आपको बताया कि आजकल हर घर में, हर स्थान पर समर लगी हुई है या ऐसे पंप लगे हुए हैं जिससे पानी जमीन से आता है ऊपर की तरफ और तेजी से आता है, तो उसका बहाव बिना मतलब में फैलाया जा रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसका जल, भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है। बारिश के पानी को हम रोकते हैं, बहुत से ऐसे स्कीम है जिसके तहत हम उस पानी को रोक सकते हैं और वो भूमि में वापस जा सकता है। तो इस तरीके से हम उसका जल स्तर किस तरीके से ऊपर लेकर के आ सकते हैं, इस चीज को समझना होगा, किस तरीके से लाया जाए, इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए। फिर तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना। ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना, पौधों को लगाना का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अपना वायु जो प्रदूषण है उसको दूर करना। तो जितने ज्यादा पौधे रोपण होंगे उतनी ज्यादा जो है जैसे वायु का प्रदूषण है वो खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि पौधों का माध्यम, मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया भी है कि हर इंसान अगर ये सोच ले कि ऋतु फल जो भी होते हैं उसकी अगर गुठली है तो उसको हम रोपण कर सकते हैं, अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें, अपने पर्स में रखें, और जहाँ भी हम जाएं रास्ते में कहीं ऐसा स्थान पड़ा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छा है और जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो तो वहाँ एक बीज गाड़ दो आप। तो वहाँ पर कभी भी फ्यूचर में एक पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, वो हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रखेगा। तो ऐसी अगर हम अपने अंदर आचरण में अपनी हैबिट बना ले तो हमारे लिए प्रदूषण जो है वो दूर चला जाएगा। तो ये हम अपने बच्चों को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी व नियंत्रण के लिए उपयोगी उपकरणों का विकास करना। क्या कितना पर्यावरण फैला हुआ है उसकी निगरानी के लिए जो उपकरण है वो ज्यादा से ज्यादा बनाए ताकि समय पर ये पता चल सके कि पर्यावरण को जो प्रदूषित करने वाले तत्व हैं उनको किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। फिर देखते हैं पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना। जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसी कार्यशालाओं का निर्माण करना, बच्चों के बीच में बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करना, कक्षा अंतर क्रियाएं करना या वाद विवाद या डिबेट, कुछ इस तरह की चर्चाएं करना जिस पर पर्यावरण को हम किस तरीके से स्वच्छ बना सकते हैं उस पर विचार विमर्श करना। तो इस तरीके के हमारे कुछ बातें यहाँ पर रखी हैं एनसीईआरटी और विश्व बैंक के अकॉर्डिंग और तबिलिसी सम्मेलन और यूनेस्को यूएनईपी के माध्यम से कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं और वो क्यों आवश्यक है। तो ये तो इसके उद्देश्य हो गए। अब इसके पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को हम देखते हैं यहाँ पर कि सभी उम्र के बालकों को पर्यावरण संबंधी जानकारी देना। यहाँ पर सभी उम्र के बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, हर तरह का व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखने योग्य है क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज की महत्ता को समझाने के लिए।
फिर देखते हैं जनमानस को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच बनाना। जब पर्यावरण की प्रति सोच सकारात्मक होगी तो व्यक्ति पर्यावरण को सुरक्षित करने में खुद ही लग जाएगा। तो उसकी सोच पर्यावरण के लिए हमें सकारात्मक बनाना कि पर्यावरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर देखते हैं कि वृक्षों की महत्ता जनजीवन के लिए बताना। जनजीवन के लिए वृक्ष क्यों आवश्यक हैं और कुछ वृक्ष हमारे लिए हमारे जीवन में इतनी महत्ता रखते हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं, तो कुछ ही वृक्ष क्यों हैं? हमारे लिए सभी वृक्ष समान हैं, तो वहाँ हम उनकी महत्ता को बताएं कि हमारे लिए वृक्ष क्यों आवश्यक हैं और उसकी आवश्यकता को समझते हुए ही उसका संरक्षण किया जाता है। तब जाकर के वृक्षों की अधिकता होगी और जब वृक्षों की अधिकता होगी तो जनजीवन अपने आप ही सुरक्षित होता चला जाएगा। फिर देखते हैं तीव्र बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करना। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमारा पर्यावरण दूषित होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे एक घर में 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर के पास अगर 4 मोबाइल है तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। 2 अगर उनमें से बेटे हैं और दोनों बेटों की शादियों में अगर कार आई है या कोई ऐसा उपकरण आया है जो कि पॉल्यूशन फैलाता है, तो वहाँ पर हमने पॉल्यूशन फैलाने का काम किया है। तो वहाँ पर हम चाहे बेटा 1 हो, चाहे बेटे 2 हो, चाहे एक बेटी हो, चाहे एक बेटा हो, चाहे 2 बेटियां हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो मतलब ये है कि जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक जाकर के हम पॉल्यूशन को नहीं रोक सकते। तो सबसे ज़्यादा बड़ा इसका जो रीज़न है पॉल्यूशन का वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो सबसे पहले हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा, तब पर्यावरण को हम एक स्वच्छ रूप दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भावी पीढ़ी के लिए भविष्य की चिंता व्यक्त करना। हम भावी पीढ़ी के लिए चिंता व्यक्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको तो हम खुद ही उसको सौंप रहे हैं, हम खुद ही अपने वातावरण को पॉल्यूशन से बना रहे हैं, उसको भर रहे हैं और फिर हम अपनी भावी पीढ़ी को दे रहे हैं। तो फिर वहाँ पर हम उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमें चिंता कर रहे हैं उसके लिए ये बड़ा आदमी बन जाए, ये ऐसे बने, ये खूब पैसा कमाए। तो इस तरह की बातों को सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको एक ऐसा जीवन दें जो कि प्रदूषण मुक्त हो, जहाँ पर वो अच्छे से सांस ले सके, जहाँ पर अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। उस आचरण को उसको देना है तो वहाँ उसको उस आचरण से अवगत भी कराना चाहिए। तो यहाँ पर उसके भविष्य की चिंता करनी है तो पर्यावरण को देखते हुए करनी है। ये नहीं कि हमने उसको सुख भरी जीवन तो दे दी लेकिन साथ में बीमारियां भी बहुत सारी दे दी हैं। क्यों बीमारियां इसलिए गई हैं? क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित है। तो फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है प्रकृति से प्रेम करना सिखाना। प्रकृति से प्रेम करना सिखाना वो जब ही सीख सकता है एक बालक जब हम बड़े उस चीज का अनुकरण करेंगे। जब बड़े प्रकृति से अनुसरण करेंगे तो वो अपने बालक जो है उनके वो बड़ों से फिर अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जब हम खुद प्रकृति को चाहते हैं तो बालक भी चाहेगा। तो हम खुद प्रकृति से प्रेम करें। एक फूल कैसा है, उसकी सुंदरता क्या है, उसकी सुगंध क्या है, चारों तरफ जब हरियाली होती है तो कोयल कूकती है तो कितना मधुर वातावरण को लगता है। ठीक उसी तरीके से जब हमें प्रकृति से प्रेम है तो हम उसका विनाश क्यों चाहें? तो यही चीज हमें बालक को सिखानी है कि जब हम अपने आसपास उस चीज को चाहते हैं तो हमें उसको विनाश नहीं करना है, हमें उससे प्रेम करना है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी के महत्व को बताना, यानी कि जनजीवन के लिए एकमात्र साधन पृथ्वी ही एक ऐसा साधन है जहाँ पर संपूर्ण जनजीवन जो है सुरक्षित है और स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि और सौरमंडल में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि जनजीवन सही रूप से रह सके, सांस ले सके, खान पान कर सके या अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तो इस तरीके से जब संपूर्ण सौर मंडल में जो है एक पृथ्वी ही ऐसा मात्र स्थान है तो फिर हम उसको हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? ये तो बिल्कुल उसके समान हो गया कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो बिल्कुल सही, पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी का ही हम खुद विनाश कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। हमें ये समझाना है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिस पर हमारा निवास स्थान है, जिससे ही हमारा संपूर्ण जीवन सही है, तो हमें उसको सुधारना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। और अंत में हम देखते हैं कि वन्य जीवन वन, ऊर्जा व खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए, यानी इंसान को ये भी सोचना होगा कि पृथ्वी पर रहने के बाद हमारे लिए ये वातावरण हमारे लिए ही नहीं, वन्य जीवन, वन, ऊर्जा, खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए भी है, क्योंकि इन्हीं से हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर वन्य जीवन नहीं होता तो भी हमारा जीवन अपूर्ण था,
वन नहीं होता तो भी हमारा जीवन अपूर्ण था, खनिज पदार्थ नहीं होते तो भी हमारा जीवन अपूर्ण था। जब इन सबके अभाव में हमारा जीवन अपूर्ण था तो हम इनका विनाश क्यों कर रहे हैं? तो इंसान को, ये मानव को ये समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि इन सब का संरक्षण होगा तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको इस वीडियो में इसके पर्यावरण प्रदूषण के जो है शिक्षा के उद्देश्य, इसके आवश्यकता और इसका महत्व इससे अवगत कराने की कोशिश की है और बहुत ही आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों तक ज़रूर इसको पहुंचाइएगा जिनको इसकी आवश्यकता है, जो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर में हो। और यहाँ जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय से उन्हें मेरी हर वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।